नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैनल फिजिक्स शाइन में 12th क्लास के फिजिक्स का जो टॉपिक चल रहा था सेलों का, उसी के आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेलों का संयोजन। अब हमने हमारे पहले वाले वीडियोस में प्रतिरोध का संयोजन भी किया है और संधारित्रों का संयोजन भी किया है और शक्तियाँ किस तरीके से संयोजित होती है, तो इन सब का मान हमने निकाला था। अब हम आज करने जा रहे हैं सेलों का संयोजन। जब भी किसी परिपथ में, जैसे अगर कोई परिपथ है और हम क्या एक ही सेल के द्वारा बहुत सारी धारा की प्राप्ति नहीं कर सकते, तो हम सेलों को संयोजित कर लेते हैं और संयोजित करके हम हमारे अनुसार कि हमें कितनी धारा चाहिए है ना, उसके आधार पर हम उनको संयोजित कर लेते हैं। और संयोजन भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, जैसे प्रतिरोधों के संयोजन 2 प्रकार के होते हैं, उसी तरीके से सेलों का संयोजन भी 2 तरीके से होता है, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। और इनके लिए भी हम तुल्य प्रतिरोध का और तुल्य विद्युत वाहक बल का मान निकालेंगे। अब आप कहेंगे तुल्य प्रतिरोध का मान क्यों निकाला, क्योंकि जो हमने सेल संयोजित किए गए हैं उन सबका होता है आंतरिक प्रतिरोध, और उस आंतरिक के मान में कितना परिवर्तन आएगा कि हमने कौन सा संयोजन लिया है और उसके आधार पर कितना परिवर्तन आएगा, उसे हम देखते जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं श्रेणीक्रम संयोजन की। इस संयोजन में श्रेणीक्रम में हमेशा क्या होता है, पहले एक चीज जोड़ी जाती है और उसके अंतिम सिरे से दूसरा सेल जोड़ा जाएगा। अब सिरों कैसे जोड़ने हैं, तो यहाँ देखिए जो अंतिम सिरे होंगे, दो अंत सिरे विपरीत ध्रुवता के होंगे, मतलब ये अंत सिरा अगर पॉजिटिव है तो लास्ट वाला जो एंडिंग पॉइंट होगा वो नेगेटिव होगा, अपोजिट पोलैरिटी के होंगे, है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि दोनों सिरे की पोलैरिटी कैसी है, अपोजिट है। अब जैसे हमने ये एक सेल जोड़ा है E1 और उसका आंतरिक प्रतिरोध है R1, इसी तरीके से हमने दूसरा सेल जोड़ा है E2 और इसका आंतरिक प्रतिरोध है R2 और हमने एक बाह्य प्रतिरोध R जोड़ा है। अब इस जो हमने कॉम्बिनेशन किया है इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा और इक्विवेलेंट EMF है ना, विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस IR। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। और हमेशा जब भी संयोजन किए जाते हैं और हमें जब तुल्यता की बात निकालनी होती है, तो देखो जो चीज सेम है उसे तो नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे यहाँ पे जब धारा प्रवाहित हो रही, तो यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, धारा का मान हमेशा कहाँ से प्रवाहित होता है, प्लस चिन्ह से माइनस चिन्ह की ओर, है ना। तो पॉजिटिव किधर है, इधर, और नेगेटिव इधर, तो प्रवाहित होने वाली धारा कैसी होगी, I, और यहाँ वापस आने वाली धारा होगी I। तो इस तरीके से धारा का मान तो एक जैसा होगा कि पूरे परिपथ में कोई ब्रांच तो बनी हुई है नहीं। ये तो हमने एक सेल को बताने के लिए कि ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है, इसलिए हमने ये डॉटेड लाइन बनाई है, ठीक है। तो चेंजेस किसमें आए, दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा क्या नापा जाता है, विभवांतर। तो दो पॉइंट के बीच में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो हम इसको क्या मानेंगे कि इसका तो हो गया V1 और इसका हो गया V2, है ना, विभवांतर। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1, और V2 हमारे पास कितना हो गया, E2 माइनस IR2। अब हमें क्या करना है कि टोटल V कितना हो जाएगा कि V1 और V2 के बराबर होगा, तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब आप देखिए हम इनके मान इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से रख देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, E माइनस IR will be equal to E1 माइनस IR1, ब्रैकेट बना दीजिए, प्लस E2 माइनस IR। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट से मतलब E को अलग कर लेंगे और IR को अलग कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये जो E है हम इसके नीचे इक्विवेलेंट लिख देते हैं और इसके नीचे भी इक्विवेलेंट लिख देते हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा तुल्य मान कितना आएगा। तो ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इधर देखिए E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 अलग अलग कर लिया, माइनस I अगर मैं कॉमन लूँ तो R1 प्लस R2। अब आप कंपेयर कीजिए, E को कंपेयर करेंगे तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर है, E1 प्लस E2 के, और यहाँ देखिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2 के। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने क्या किया, कंपेयर किया, तो हमें क्या पता चला कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 के हैं और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। तो ये तो बात हो गई कि तुल्य
विद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, ये है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। इसका मतलब जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य विद्युत वाहक बल दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के तुल्य होगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान दोनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के योग के बराबर होगा। अब इसमें धारा कितनी होगी, तो देखो धारा के लिए क्या है, आई का फॉर्मूला क्या था, पूरे में थ्रू आउट एक ही करंट फ्लो हो रही, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल्स टू ई इक्वलेंट, कितना कुल विद्युत वाहक बल है भाई, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है वी अपॉन आर, तो टोटल विद्युत वाहक बल कितना है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो ई इक्वलेंट अपॉन, अब रेजिस्टेंस में देखिए इसका R1 इसका R2 और इसका R, ये आर भी अब धारा इसमें से भी प्रवाहित हो रही है, तो इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान हो जाएगा R प्लस R1 प्लस तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली है धारा की, विद्युत वाहक बल की और इसकी। अब अगर हम इस तरीके, हमने तो अभी दो सेल जोड़े और इसी तरीके से हम n सेम टाइप के सेल्स को अगर जोड़े है ना, तो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, ई इक्वलेंट की जगह जैसे मैं ई को n बार जोड़ूं, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितनी बार जोड़ रही हूँ, n बार जोड़ रही हूँ, क्योंकि सबका विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इधर, अगर यदि समान n सेलों को जोड़ा जाता है तब क्या होगा, I बराबर एन ई हो गया है ना, और R तो जितना प्रतिरोध तो एक ही जुड़ा, अब सबके R जुड़ेंगे फिर से R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस कितनी बार, एन बार, तो कितना हो गया एन आर, फॉर्मूला बन जाएगा प्लस, तो ये एक कॉमन फॉर्मूला हो गया धारा के लिए। ओके, अब हम करने जा रहे हैं इसकी दो स्पेशल केसेस हैं। पहला केस ये है कि हमने जो n प्रतिरोध जोड़े हैं है ना, n प्रतिरोध नहीं n सेलों को जो जोड़ा है जिनका आंतरिक प्रतिरोध nr हो रहा है, उसका मान यदि बाह्य प्रतिरोध के मान से बहुत ही कम है, उस स्थिति में क्या होगा, और nr का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से बहुत अधिक होगा तो क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। इस फॉर्मूले में अगर आप nr का मान r से बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम इसे क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, मतलब हटा सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I बराबर एन ई अपॉन आर, क्योंकि हमने इसको नगण्य मान लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, एन ई अपॉन आर, एन ई अपॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर एक सेल का हम निकाले प्रतिरोध तो कितना आता है, ई बाई आर, और एन सेलों का निकालो तो क्या आ गया, ई बाई आर, एन इंटू ई बाई आर। इसका मतलब जितना धारा कितना n गुना बढ़ रही है ना, जितने सेल है उतने गुना हमारे पास धारा का मान बढ़ रहा है, ई अपॉन आर, एन ई अपॉन आर। इसका मतलब अगर हमें दिए गए सेलों को अगर बाह्य प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो तो हमें किस में जोड़ना चाहिए, उसको श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ना चाहिए। लेकिन अगर nr का मान बहुत अधिक ज़्यादा है r से, तो I बराबर क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन एन आर, और n से हमने क्या कर दिया, n को कैंसिल आउट कर दिया, तो ई अपॉन आर। मतलब आप कितने भी प्रतिरोध जोड़ रहे हो तो सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का मान कितना आ रहा है, जितना एक सेल से प्रवाहित धारा का मान आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर हमारे पास यदि इसका मान बहुत कम हो है ना, बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत अधिक कम हो, तो हमें उसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। तो इससे आप शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कब आपको श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ना चाहिए, कब जोड़ना चाहिए, जब बाह्य प्रतिरोध का मान किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोधों के मान से बहुत ही ज़्यादा हो, तभी आपको श्रेणी क्रम में उसे जोड़ना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट संयोजन की तरफ, जिसका नाम है समांतर क्रम संयोजन। अब हम बात कर रहे हैं समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम संयोजन में हम जानते हैं कि पहले सिरे को एक साथ जोड़ा जाता है और अंतिम सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है। लेकिन हम जब सेलों की बात करते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या किया था कि जो अंतिम सिरों पर की जो ध्रुवता थी वो अलग थी, है ना, अपोजिट पोलरिटी के थे। लेकिन यहाँ देखो अंतिम सिरे, इन दोनों के अंतिम सिरे पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़े हुए हैं और नेगेटिव नेगेटिव एक साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ देखिए ये E1 R1, दूसरा सेल E2 और R2, ये बाह्य प्रतिरोध R। अब इसमें आने वाली धारा का मान कितना होगा, I, है ना। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि जब जो धारा है वो कितने भागों में बढ़ती है, दो भागों में बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे दो ब्रांचेस हो रही है। और जब हम विभव का मान नापेंगे तो पूरे सर्किट के लिए विभव का मान कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेकंड, धारा का मान पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना, तो हम धारा की दिशा को पलट देंगे। I अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इन दोनों ब्रांचों से प्रवाहित होने वाली का मान होगा I1
I2 I1 और I2 और पूरी धारा जो बह रही है वो है I। ठीक है, अब इसमें हम वही चीज़ कहते हैं कि जो चीज़ अलग होती है उसे जोड़ा जा सकता है, सेम को तो वैसे भी नहीं जोड़ा जा सकता है ना, सेम है तो उसे क्या जोड़ेंगे। तो V को हम नहीं जोड़ते हुए हम I को जोड़ेंगे, तो I का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो V इज इक्वल्स टू होता है E माइनस आई आर, और इस फॉर्मूले से जब हम I की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा E माइनस वी अपॉन आर। तो ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये मान हमारे पहले वाले सेल के लिए कितना है और दूसरे वाले सेल में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है, तो I1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस वी अपॉन आर। आप कहेंगे V क्यों लिखा, क्योंकि पूरे के लिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, और I2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस वी अपॉन आर। ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। अब हमारी इक्वेशन फिर से वही बनती है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो हम यहाँ लिख देंगे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I का मान देखिए E माइनस वी अपॉन आर, तो E को हम लिख देंगे E इक्वलेंट और R को लिख देंगे R इक्वलेंट, क्योंकि R जो है वो पूरे परिपथ की धारा है, तो E इक्वलेंट माइनस वी अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E I1 E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। इसको भी थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। तो पहले इसकी वैल्यू हमारे पास लिखी जाएगी E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट माइनस वी अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू, देखो हमने जो समान श्रेणी क्रम संयोजन किया था उसका डेरिवेशन थोड़ा इजी था, हम उसे ही सेम इस वाले को भी उसी तरीके से इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको डेरिवेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सिमिलरली वापस इसको भी हम अलग अलग करेंगे। देखो E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2 लिख लीजिए, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस देखो माइनस वी अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R2, तो माइनस का वी मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब आप देखिए कंपेयर कीजिए, E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट की वैल्यू तो आ गई E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V, और 1 अपॉन R इक्वलेंट की वैल्यू होगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो कंपेयर जैसे हमने पहले किया था सिमिलरली हम फिर से कंपेयर करते हैं, और तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ से हम लिख देंगे E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R, और यहाँ देखिए 1 अपॉन R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये देखिए ये हमारा जो समांतर क्रम संयोजन हम करते हैं उसी तरीके से वैल्यू आई है, तो इसका मतलब हुआ कि R इक्वलेंट की वैल्यू तो हमारे पास होगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट की वैल्यू आ गई, एलसीएम ले ले तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1। तो ये हमारे फाइनल वैल्यूज होगी किसके लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिरोध का मान, और धारा का मान क्या हो गया E अपॉन आर, उसी तरीके से हम लिख ही रहे यहाँ पे E माइनस वी अपॉन आर लिख ही रहे, और हम I की वैल्यू फाइनली हम कह सकते हैं कि E इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट। अब इसी से हम इसकी आगे की टॉपिक करते हैं इसी का ही। अब यदि हम एक जैसे n सेलों को जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास क्या फॉर्मूला था अभी E इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट का E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इस तरीके से। तो अगर हमने n एक जैसे सेल जोड़े हैं तो n E अपॉन R हो जाएगा, तो E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट की वैल्यू हो जाएगी n E अपॉन R। इसका मतलब हुआ E जो है सबका तो सेम है ना, तो E की वैल्यू तो E इक्वलेंट की वैल्यू तो E ही होगी, लेकिन R इक्वलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी R अपॉन n। अब इस वैल्यू को जब हम इसमें रखते हैं धारा के मान में, ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू E इक्वलेंट की वैल्यू तो E ही है, और R प्लस R इक्वलेंट की वैल्यू क्या होगी R अपॉन n, और अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा NE अपॉन NR प्लस R। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, ये जब सभी सेल समान हों। अब हम इसकी दो विभिन्न स्थितियां जो हमने पहले की थी श्रेणी क्रम में उन्हें करेंगे।
तो हमारे दो केसेस हैं, पहला वाला जिससे हमारे पास पहले किया था सेम उसी तरीके से कि यदि R का मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो यहाँ देखिए I इज इक्वल्स टू NE/NR प्लस R। तो इस R को हम क्या कर लेंगे, बहुत बड़ा है R, कैपिटल R, तो इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे और वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल्स टू NE/NR, E/R वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब एक सेल से जितनी धारा प्राप्त हो सकती है उतना ही कुल धारा का मान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में जब R की वैल्यू बहुत छोटी हो कैपिटल R से, मतलब बाह्य प्रतिरोध से, तो हमें समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि धारा का मान अधिक प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन अगर R का मान बहुत ही ज़्यादा अधिक है स्मॉल r का कैपिटल R से, उस स्थिति में I की वैल्यू हो जाएगी NE/R। इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो NE/R इज इक्वल्स टू हो जाएगा NE/R, मतलब एक सेल का के द्वारा जितनी धारा प्राप्त हो रही है उससे n गुनी धारा हमें प्राप्त हो रही है। इसका मतलब जब ये वाली स्थिति हो, R का मान बहुत ही अधिक हो आंतरिक प्रतिरोध का, तो हमें प्रयोग करना चाहिए समांतर क्रम संयोजन, और अगर R का मान छोटा हो कैपिटल R से, तो हमें प्रयोग करना चाहिए श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है आज का टॉपिक, जिसका नाम था सेलों का संयोजन। और अगले हमारे वीडियो में हम करेंगे अगले टॉपिक्स। तब तक टेक केयर, बाय बाय।